हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में। शुरुआत में हमने बताया था कि स्टीरियो आइसोमर्स दो प्रकार के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या बताया था हमने कि वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनको एक दूसरे में बदला जा सकता है बॉन्ड को तोड़ करके और नए बॉन्ड को बना करके, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होता है ना कि इसमें बॉन्ड को तोड़ना या फिर से बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें सिंपली बॉन्ड को रोटेट करना पड़ता है, उसमें से भी सिग्मा को। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर दोज स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच कैन बी इंटरकन्वर्टेड सिंपली बाय रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। तो यदि स्टीरियो आइसोमर्स को एक दूसरे में बदला जा सके सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट करके, उसी को हम बोलेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। वैसे एक पर्टिकुलर कंपाउंड का बहुत सारे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। जनरली इस चार टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन, शॉहर्ट्ज फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें से कुछ 2 डायमेंशनल है, कुछ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों के बारे में चर्चा जो हम लोग पहले भी किए हैं जब आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे थे उस समय। तो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या बताया था कि इसमें जो है अलग अलग टाइप का लाइन यूज किया जाता है। जैसे यहाँ कोई कार्बन है तो इसमें से 2 रहता है ऑर्डिनरी लाइन, फिर एक लाइन ऐसा रहता है और एक मोटा वाला लाइन जिसको हम वेज लाइन बोलते हैं। ऐसा कोई ग्रुप वगैरह जुड़ा हुआ है इसमें, सपोज यहाँ ए है, बी है, डी है, यहाँ पर ई है, ऐसा। तो इस सब लाइन का मतलब जो है पहले बता करके रखे हम। इसमें से ई दोनों लाइन जो है ऑर्डिनरी लाइन, ये बताता है इन द प्लेन, ई जो है वेज लाइन एबव द प्लेन, और ई जो है डैश लाइन उसको हम लोग बोलेंगे बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उससे दूर होगा, और ई जो है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। फिर इस फ्लाइंग वेज को जो है हम लोग फिशर में बदलते थे। तो इसमें क्या बताया था कि फिशर में जो है एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ऐसा। बीच में जो है यहाँ एक कार्बन रिप्रेजेंट करेगा, जो कार्बन यहाँ पे है। फिर इसमें क्या बताया था कि जो ग्रुप यहाँ डायरेक्ट डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है या फिर डैश लाइन से, इसको हम लोग यहाँ बॉटम में रखते हैं। उसके बाद फिर रोटेशन के अनुसार इधर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ई है, यहाँ ई लिख दिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ए है तो ए लिख दिए, अब यहाँ बी है तो बी लिख दिए, ऐसा। तो ई वो फ्लाइंग वेज और फिशर ई दोनों को एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट कर देगा। तो जो फ्लाइंग वेज और फिशर रिप्रेजेंटेशन है ये हम लोग वैसे कंपाउंड में करते हैं जिसमें एक कार्बन हो या एक से ज्यादा कार्बन हो, 2 3 ऐसे करके कर सकता है। लेकिन बाकी का जो 2 बचा शॉहर्ट्ज और न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग तभी करेंगे जब कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन, एक कार्बन एटम रहेगा तो उस केस में उसका शॉहर्ट्ज और न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है नहीं लिखा जाता है। अब इसमें और भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कोई ग्रुप इस टाइप का है, सपोज ऐसा PQRS। इसमें ऑर्डिनरी लाइन जो है नहीं दिया हुआ है, 2 डॉटेड लाइन है, 2 वेज लाइन है। इसको फिशर में बदलेंगे कैसे? तो फिशर प्रोजेक्शन में जो है हमने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर।
अच्छा, और ई जो है वर्टिकल लाइन, ई अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब इसको इसमें बदलना है, तो इसमें क्या होता है कि जो वेज लाइन है वह टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और जो डॉटेड लाइन है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। उसी के अनुसार काम करना है कि यहाँ वेज लाइन है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जो दो ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है वेज लाइन से, वही दोनों ग्रुप को यहाँ जोड़ देंगे हम लोग। मतलब ऐसा यहाँ Q हो जाएगा, S हो जाएगा, ऊपर में यहाँ P हो जाएगा और नीचे जो है ऐसे R हो जाएगा। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अब यदि एक से ज्यादा कार्बन एटम हो तब क्या करेंगे हम लोग? तो इसमें से सबसे पहले कन्फॉर्मेशंस ऑफ N-ब्यूटेन, इसकी बात करें तो N-ब्यूटेन को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कार्बन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से ई दोनों कार्बन को जो है हम लोग को मेन कंसीडर करके चलना है। ऐसा यदि इसका प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ई दो यहाँ कार्बन रिप्रेजेंट हुए, उसके बाद इसमें तीन टाइप का, एक ऑर्डिनरी लाइन हो गया, एक ऑर्डिनरी लाइन और खींच दें हम लोग, फिर एक ऐसा डैश लाइन और एक ऐसा वेज लाइन। सेम चीज यहां भी होगा, एक ऐसा वेज लाइन, फिर एक डैश लाइन और एक ऑर्डिनरी लाइन। इस तरह से दिखा देना है। अब यहां से हम लोग को करना है कि ई दोनों कार्बन, कार्बन नंबर 2 ई हुआ कार्बन नंबर 3। अब इस कार्बन में दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। सपोज यहाँ पे हम लोग CH3 रख दें, यहाँ हाइड्रोजन रख दें, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दें। वैसे यहाँ इस कार्बन में दो हाइड्रोजन एक CH3 है, तो यहाँ दोनों जगह हाइड्रोजन रख दें, यहाँ CH3 रख दें। यहाँ सोचना नहीं है, इसमें से कोई भी ग्रुप को किसी भी लाइन से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसी का हम लोग जो है एक रिप्रेजेंटेशन और दिखा सकते हैं इस तरह से कि जो कार्बन नंबर 3 है इसको रोटेट कर दिया है, ऐसा रोटेटिंग C3 180 डिग्री से या उससे जो भी एंगल हो, तो ऐसा रहेगा। कार्बन नंबर 2 चूंकि रोटेशन केवल 3 का किए हैं, तो कार्बन नंबर 2 में जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें जैसा ग्रुप का अरेंजमेंट है वैसा ही रहेगा। ऐसा फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और ये हुआ CH3 ग्रुप। यहां हम लोग रोटेट किए ऐसा, तो रोटेशन से जो है इस ग्रुप का एलिमेंट ऐसे होगा। सपोज रोटेशन हम लोग किए हैं, इसको ई हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ और फिर एक CH3 ग्रुप यहाँ, ई हुआ कार्बन नंबर 3। अब यहाँ क्या ऑब्जर्व करना हम लोग को कि कार्बन नंबर 2 और 3, यहाँ क्या देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 और 3 का जैसे दोनों CH3 है एक ही साइड है, ई दोनों वेज लाइन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है एक ही साइड है, फिर दोनों डॉटेड लाइन वाला ग्रुप भी जो है सो एक साइड है। यहाँ वैसा नहीं है, एक CH3 इस डायरेक्शन में ऊपर आ रहा है तो दूसरा CH3 नीचे जा रहा है, मतलब अपोजिट हो जा रहा है। एक हाइड्रोजन ऐसे नीचे आ रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, वैसे एक हाइड्रोजन इस तरफ आ रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। मतलब इसमें क्या है ना कि इसमें जो ग्रुप का अरेंजमेंट है एक दूसरे से दूर है, अवे है, और यहाँ जो ग्रुप का अरेंजमेंट है एक ही तरफ है। ये जो दो टाइप का अरेंजमेंट बना, तो जिसमें ग्रुप एक दूसरे के नजदीक है इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, और जिसमें ग्रुप का एलिमेंट एक दूसरे से दूर है उसको बोला जाता है स्टैगर्ड फॉर्म। जैसे पीछे शीश ट्रांस वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे, उसी टाइप का कुछ यहाँ भी है कि ग्रुप का एलिमेंट एक साइड है लाइन का तो इक्लिप्स हुआ और एक दूसरे से दूर जाते रहे तो कहलाता है स्टैगर्ड फॉर्म।
अब यदि फिस्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो चूंकि कंपाउंड में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसमें से 2 कॉमन को मेन रखना है ऐसा, और यहाँ इस तरह से इसको रखना है। तो फिस्टर प्रोजेक्शन में क्या ध्यान रखते हैं हम लोग ना कि कंपाउंड में जो कार्बन वाला ग्रुप है उस कार्बन को हमेशा वर्टिकल लाइन में रखें, कि जो कार्बन वाला ग्रुप है उस कार्बन को हमेशा कहाँ रखना है, वर्टिकल लाइन में। तो यहाँ CH3 रखें और यहाँ ये वाला कार्बन हो गया 2 और इसको मान लें कार्बन नंबर 3 ऐसा, या फिर नीचे से नंबर करें, यहाँ कर दे 2 और यहाँ कर दे 3 इस प्रकार। तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 में क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3, तो CH3 में कार्बन है वर्टिकल लाइन में रहेगा और बाकी दोनों तरफ हाइड्रोजन है। वैसे ही कार्बन नंबर 3 में भी है कि एक CH3 और 2 हाइड्रोजन, तो एक CH3 तो दिखा दिए, बाकी 2 हाइड्रोजन दिखा देते हैं ऐसा। और याद है कि फिस्टर प्रोजेक्शन जो है ऑलवेज इक्लिप्स्ड, हमेशा इक्लिप्स्ड होता है, या जो है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है या जो है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा। अब इसको हम लोग को बनाना है शॉहर्ट्ज फार्मूला में फिस्टर। तो फिस्टर को शॉहर्ट्ज में कैसे बताएंगे, तो सपोज यह जो कंपाउंड है जो दिया हुआ है, इस कंपाउंड को हम लोग सामने से देख रहे हैं यहाँ से। अब इसको यदि किनारे से देखा जाए नीचे से, सपोज यहाँ से इस कंपाउंड को ऑब्जर्व किया जा रहा है इस तरह से, कार्बन नंबर 1 2 3 और ये है 4, तो यहाँ से यदि इसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग तो इस पर नजर पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा सामने वाला कार्बन और ये पीछे, मतलब ये कंपाउंड को ऐसे हम लोग को देखना है ऐसा। और यहाँ से हम लोग व्यू करेंगे तो सामने वाला कार्बन हो जाएगा, ये पीछे वाला कार्बन हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम लोग शॉहर्ट्ज फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉहर्ट्ज फार्मूला कैसे बनाते हैं कि उसमें जो है सबसे पहले एक डायगोनल लाइन खींचा जाता है ऐसा, ये डायगोनल लाइन। अब डायगोनल लाइन में क्या करते हैं कि ये जो लोअर लेफ्ट है, लोअर लेफ्ट में बायां तरफ जो नीचे झुका हुआ है, ये बताता है फ्रंट कार्बन को, ये जो ग्रुप है वो बताएगा किसको, फ्रंट कार्बन, और ये वाला जो ग्रुप है वो बताएगा बैक कार्बन ऐसा। तो फ्रंट कार्बन यहां लिखा हुआ कार्बन नंबर 2 ऐसा, और बैक कार्बन हुआ कार्बन नंबर 3 इस तरह से। उसके बाद अब क्या करना है कि दोनों जगह जो है Y लिख देना है ऐसा, Y ऐसे ही यहां भी Y लिख देना है इस तरह से। तो Y मतलब इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ जो कार्बन है टेट्राहेड्रल, इसका 4 बॉन्ड 1 2 3 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यह 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसे। अब हम लोग इस कंपाउंड को तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब नहीं बनेगा फ्रंट कार्बन सेकेंड नंबर जो है। तो अब क्या देख रहा हूँ कि सेकेंड नंबर में नीचे है CH3, तो यहाँ नीचे रख देंगे CH3, राइट साइड हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, और लेफ्ट साइड में भी यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ भी हाइड्रोजन। वैसे ही कार्बन नंबर 3 को देखेंगे तो कार्बन नंबर 3 में क्या बताया कि 2 के जस्ट पीछे है 3, 2 के जस्ट पीछे 3, तो 2 का जो है नीचे वाला लाइन में CH3 जुड़ा हुआ है, तो थर्ड कार्बन का भी नीचे वाला लाइन में CH3 जुड़ेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा CH3 और ये दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। मतलब इसको जो है हम लोग ऐसे ऑब्जर्व करें कि जो सेकेंड और थर्ड कार्बन इस तरह से, यहाँ सेकेंड यहाँ थर्ड, और दो ग्रुप जो नीचे जुड़ा हुआ है ना वो इस प्रकार से ऐसा कि सेकेंड कार्बन का ग्रुप हो गया, पीछे वाला थर्ड कार्बन का ग्रुप, मतलब जस्ट एक दूसरे के पीछे उसको कंसीडर करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि जो कार्बन नंबर 3 है रोटेटिंग C3 by 180 डिग्री, ये जो कार्बन नंबर 3 है इसको 180 डिग्री से हम लोग रोटेट करें, तो 2 को कुछ नहीं कर रहे, तो 2 का एलिमेंट तो वैसे ही आ जाएगा जैसा Y यहाँ लिखा हुआ है, और इसका एलिमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री से कर रहे हैं ना, तो ग्रुप जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, तो इस तरह से आ जाएगा इधर, मतलब यहाँ उल्टा Y लिखा जाएगा इस तरह से ऐसा। ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है, और तो कार्बन नंबर 2 का एलिमेंट यहाँ देखो तो वैसे ही है CH3H, और इसमें उलट गया तो CH3 ऊपर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट को यदि कंपेयर करें तो दोनों CH3 एक तरफ
ई दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, फिर ई दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, एक CH3 नीचे तो एक CH3 ऊपर, फिर एक हाइड्रोजन इस तरफ तो एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है, फिर एक हाइड्रोजन, मतलब डायरेक्शन जो ग्रुप का एकदम अपोजिट है, और यहाँ एक ही साइड है, तो एक ही साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्लिप्स्ड। यहाँ अपोजिट जा रहा है तो ये कहलाएगा स्टैगर्ड, ऐसा इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। अब लास्टली हम लोग का बचा न्यूमेन प्रोजेक्शन। तो न्यूमेन प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से जो है एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है और इस सर्कल का सेंटर, तो जो सर्कल का सेंटर है यह रिप्रेजेंट करता है फ्रंट कार्बन, और जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है बैक कार्बन। बस यही याद रखना है। मतलब यहाँ जो है फ्रंट कार्बन, यदि इसके लिए देखें तो फ्रंट कार्बन नंबर 2, तो ई जो है कार्बन नंबर 2 को बताएगा, और यहाँ पे हमको दिखना है फ्रंट कार्बन मतलब C2 और बैक कार्बन मतलब ये हो गया C3। अब आसान सा है कि इसी को इसमें हम लोग बदलें, तो कार्बन नंबर 2 फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन में कैसा लिखा है, वाई जैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ वाई जैसा लिखा है। इस तरह से अब अरेंजमेंट देखें, यहाँ CH3 है नीचे, तो CH3, फिर राइट साइड में H है तो यहाँ H, फिर लेफ्ट साइड में H है तो यहाँ भी आ जाएगा H। ये सेकेंड कार्बन का होगा। अब अभी हम क्या बताएं कि यदि इस ग्रुप को हम लोग देखेंगे तो सेकेंड कार्बन यहाँ है तो थर्ड कार्बन जस्ट इसके पीछे है, मतलब यदि कोई ग्रुप इसमें यहाँ लगा हुआ नीचे लाइन से, तो इसका जो होगा पीछे वाला कार्बन का वो भी जस्ट इसके पीछे होगा, जस्ट बिहाइंड ऐसे। तो कार्बन नंबर 2 का CH3 जो है तो नीचे, कार्बन नंबर 3 का भी तो नीचे है, और ई जो है ना इसके जस्ट पीछे साइड है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, हल्का सा लाइन दे करके और यहाँ लिख देंगे CH3। इसको समझना ऐसे, जैसे ये पेन को यहाँ हम रखे तो ये पेन जो है और जस्ट इसके पीछे दूसरा पेन, और इस तरह से इसके जस्ट पीछे जो है ये दोनों ग्रुप को कंसीडर किया गया कि कैसे दो पेन है, तो इधर से देखेंगे कि सामने वाला पेन दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि ई जो है इसके जस्ट पीछे है। वैसे ही इसको यहाँ समझना है, वैसे ही ई वाला हाइड्रोजन के जस्ट बगल में एक हाइड्रोजन और इसके बगल में भी जस्ट एक हाइड्रोजन, बगल में मतलब कि वहां के पीछे, पीछे मतलब इन दोनों के बीच के यदि एंगल की बात करें तो 0 डिग्री है, कोई सेपरेशन नहीं है, जस्ट पीछे है उसके। लेकिन यहाँ इस एंगल की बात करें हम लोग, ट्रायंगल जैसा बन रहा है तो टोटल 180 होता है, यहाँ 3 भाग में बटा है, इस एंगल को हम बोल सकते हैं 60 डिग्री। वैसे यदि इसको यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें वैसे ही करना है, एक सर्कल बना दें जो फ्रंट कार्बन को बताएगा, तो फ्रंट कार्बन का सेकेंड नंबर तो वाई जैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ भी वाई लिखते हैं हम लोग। ऐसा कैसे अरेंजमेंट है, नीचे CH3 है, फिर यहाँ H है, यहाँ भी H, और अब कार्बन नंबर 3 को देखिए, इसमें उल्टा वाई लिखा हुआ है, कार्बन 2 का एक CH3 नीचे आ रहा है तो 3 का ऊपर जा रहा है, इसका नीचे आया तो फिर इसका ऊपर जाएगा CH3, फिर इसका एक हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा है तो इसका अपोजिट आ रहा है ऐसा, और वैसे ही इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा इस तरह से। तो ई यहाँ से यहाँ एंगल 60 और फिर ई एंगल यहाँ से यहाँ 60, मतलब सब जो है 60 डिग्री पे रहेगा यहाँ जितना भी है। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो सेम ग्रुप है ना जस्ट एक दूसरे के अगल बगल है, मतलब नजदीक है, और यहाँ अपोजिट चला गया मतलब दूर चला गया, तो नजदीक चला गया तो इसको हम बोलेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म, और इसमें एक दूसरे से दूर चला गया तो क्या कहलाएगा स्टैगर्ड फॉर्म ऐसा। तो पीछे जो सिस ट्रांस वगैरह देख रहे थे, कंफर्मेशनल में जो है हम सिस ट्रांस वगैरह में इसमें इस्तेमाल किया जाता है मेनली इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है ना अल्केन्स वगैरह और भी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मैक्सिमम का दिया जा सकता है, और इस सब रिप्रेजेंटेशन का जो है मेनली इस्तेमाल होता है जब आगे आप लोग एडवांस ऑर्गेनिक में रिएक्शंस पढ़ोगे उस जगह पे कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन का क्या महत्व है, ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है, तो अभी केवल हम लोग को जो है मेनली कंसेप्ट को समझना है।
अभी हमने जो है इसमें देखा कि फ्लाइंग वेज को फिशर में कैसे कन्वर्ट किए, फिशर को सॉहॉर्स में कैसे किया, सॉहॉर्स को फिर न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट किए। अब यदि फिशर को छोड़ दिया जाए तो फ्लाइंग वेज और सॉहॉर्स में कैसे इंटरकन्वर्सन होगा, क्योंकि दोनों 3D रिप्रेजेंटेशन है तो यही दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसमें तो बताते हैं कि डायगोनल लाइन बनाते हैं, उसके बाद ग्रुप को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ग्रुप एक ही साइड पे इक्लिप्स हुआ, इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड जा रहा है, जिसको हम लोग स्टैगर्ड बोलेंगे। और यह जो है टार्टरिक एसिड का कंफर्मेशन है, टार्टरिक एसिड ऐसा। अब इसको फ्लाइंग वेज में बनते हैं। तो फ्लाइंग वेज के लिए दो कार्बन को हम लोग को रिप्रेजेंट कर देना है इस तरह से। तो इसमें से दो कार्बन जो है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, इसको जो है हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर दें 2 और ये ऐसा होगा 3। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ जो ग्रुप वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ है उस ग्रुप को यहाँ हम लोग वैसे ही रिप्रेजेंट कर दें नॉर्मल लाइन से। तो नॉर्मल लाइन से मतलब एक COH को यहाँ नॉर्मल लाइन से दिखा दें और एक COH को यहाँ नॉर्मल लाइन से दिखा दें। फिर इसमें जो जो ग्रुप राइट साइड गया हुआ है, जैसे OH राइट साइड है, OH भी राइट साइड है, तो जो ग्रुप राइट साइड से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग यहाँ ऐसा मोटा वाला लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ग्रुप लेफ्ट में है, जैसे ये दोनों हाइड्रोजन, तो उसको ऐसा डॉटेड से वही काम करना है कि कार्बन नंबर 3 में राइट साइड ऑप्शन OH है, तो इसमें ऐसा OH को रिप्रेजेंट कर देंगे। और फिर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देंगे ऐसा हाइड्रोजन। सेम चीज यहाँ करना है, इसमें भी राइट साइड में OH है तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे OH, और लेफ्ट साइड में H है तो फिर इसको ऐसा H से दिखा देना है ऐसा। तो फ्लाइंग वेज में ये 3 टाइप का लाइन होना चाहिए, नॉर्मल, वेज और डैश। और सॉहर्स में जो है ऐसा हम लोग डायगोनली करके दिखाएंगे। वैसे इस ग्रुप को हम लोग बदले तो इसमें क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल लाइन से COOH है, तो नॉर्मल लाइन से COH को दिखा देते हैं COOH। फिर राइट साइड OH है, तो जो राइट साइड है उसको वेज लाइन से, इसको वेज लाइन से दिखा दें ऐसा। और लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है, उसको डॉटेड से, इसको डॉटेड से दिखा दें इस तरह। इसमें अब यदि हम लोग देखें, इसमें क्या देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन में COOH है, नॉर्मल लाइन से दिख रहा है ऐसा। फिर ई दोनों में राइट साइड हाइड्रोजन है, तो जो राइट साइड है उसको दिखाना है वेज लाइन से, इसको वेज लाइन से दिखा दें ऐसा। और लेफ्ट साइड OH है, तो उसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे ऐसा। तो ऐसे हम लोग सॉहर्स को जो है बदलेंगे फ्लाइंग वेज में, फिर फ्लाइंग वेज को उसमें हम लोग ऐसे ही बदल सकते हैं। तो ऐसा कुछ इंटर कन्वर्सन हुआ कि कैसे एक दूसरे में ग्रुप को इंटर कन्वर्ट किया जाता है। अब यदि बात करें हम लोग तो N-ब्यूटेन का यदि कन्फर्मेशन हम लोग कंसीडर करें न्यूमैन प्रोजेक्शन के आधार पे, तो सबसे पहले इसका जो है इक्लिप्स फॉर्म हम बनाए हैं, पीछे इसको डिस्कस किए थे कैसे बनाए हैं। तो यहाँ जो है इस ग्रुप का एंगल जो है ना, यहां से यहां ई एंगल होता है 120 डिग्री, मतलब इसका आधा जो है 60 हो जाएगा ऐसा। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का एंगल होता है 360 ऐसा। इसको 3 भाग में बांटेंगे तो जाहिर सी बात है 120 होगा, और ऐसे ही यदि 6 भाग में बांटेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये पूरा एंगल की बात करेंगे तो 120 ऐसे करेंगे क्लासिफिकेशन। इस सामने वाला कार्बन 2, ई वाला कार्बन नंबर 3, क्या किया हम लोग कि कार्बन नंबर 3 को रोटेट किए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन 60 डिग्री से, मतलब ई जो है सर्कल, इसको 60 डिग्री जो है क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। तो अभी क्या बताया कि ई दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है ना यहाँ, ये भी 0 डिग्री है उसके पीछे। अब चूंकि 60 डिग्री राइट से रोटेट किए हैं, यहां से यहां एंगल 120, तो जब 60 रोटेशन होगा तो जाहिर सी बात है इसका आधा में आएगा, ये हाइड्रोजन यहां आधा में आकर गिर जाएगा इस तरह से। मतलब अब ये दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। वैसे ही वाला CH3 घूम करके यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन घूम करके यहां चला जाएगा, ऐसे यहां भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर क्या किया कि फिर कार्बन नंबर 3 को 60 डिग्री राइट साइड रोटेट किया गया है, तो अब फिर से रोटेट करेंगे कि हाइड्रोजन जो है जस्ट CH3 के पीछे आ जाएगा ऐसा, इस CH3 इसके पीछे चला जाएगा, अब ऐसे ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा इस तरह से। फिर हम लोग वही काम किए कि C3 को 60 डिग्री से रोटेट किए हैं ऐसा, तो ई वाला CH3 जो है इस बार आ जाएगा यहाँ पे
ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ और ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, इस तरह से अरेंजमेंट। और फिर ऐसे ही किया गया है कि फिर कार्बन नंबर 3 को 60 डिग्री पर इस बार CH3 यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, इस तरह से अरेंजमेंट मिलेगा। और लास्टली एक बार फिर से हम लोग वही किए हैं कि C3 को 60 डिग्री से रोटेट किए, तो फिर CH3 आ गया CH3 के सामने, हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन के सामने, अभी इसके सामने, ऐसा। तो अब ये जो 6 नंबर है ना, देखो 1 का आइडेंटिकल है, मतलब ये दोनों एक ही अरेंजमेंट हुआ। तो इसमें आइडेंटिकल ग्रुप के बीच का एंगल यदि 0 डिग्री रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड। लेकिन यदि एंगल यहाँ 60 डिग्री है, आइडेंटिकल ग्रुप है, एंगल यहाँ 60 डिग्री है CH3 के बीच, तो इसको बोला जाता है गॉच फॉर्म। ऐसा गॉच फॉर्म इसको हम बोलते हैं, जब आइडेंटिकल ग्रुप के बीच का एंगल कितना हो 60 डिग्री। यहां भी एंगल 0 डिग्री है, लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप के बीच जो है हम इसको नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ जो एंगल 0 डिग्री है CH3 के बीच है, और यहाँ CH3 के बीच का एंगल 0 नहीं बल्कि 120 हो गया। हालांकि हाइड्रोजन के साथ 0 है, लेकिन CH3 के साथ 120, तो इक्लिप्स यह भी होगा, लेकिन इसको फुल्ली इक्लिप्स हम लोग नहीं बोलेंगे। और इस अरेंजमेंट में देखें तो ये दोनों CH3 मतलब सब ग्रुप एक दूसरे का एकदम अपोजिट है 180 पे। ये एंगल जो है, अब यहाँ से यहाँ इस एंगल की बात करें तो 180 डिग्री है, एकदम अपोजिट। तो इसको हम बोलते हैं एंटी फॉर्म, अपोजिट। फिर यहाँ हम लोग देखें तो ऐसे हो गया इक्लिप्स फॉर्म, मतलब ये दोनों एलिमेंट एक जैसा, 3 और 5 इक्लिप्स फॉर्म। और वैसे यहाँ हम लोग देखें लास्ट में इसका, तो 6 और 1 एक जैसा है, मतलब ये 0 डिग्री एंगल हो गया सेम ग्रुप के बीच, तो ये भी हो गया फुली इक्लिप्स। मतलब ऐसा 4 टाइप का हम लोग का एलिमेंट मिला, फुली इक्लिप्स्ड, गॉच फॉर्म, इक्लिप्स्ड, एंटी। ऐसा एग्जाम में जो है ऐसा ड्रॉ करने के लिए आता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है। तो इस सब का स्टेबिलिटी जो है ना, हम लोग जो है स्टेरिक रिपल्सन के आधार पर देखते हैं कि यदि सेम बड़ा बड़ा ग्रुप एक दूसरे के नजदीक है, तो जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा रिपल्सन, और जितना ज्यादा रिपल्सन एनर्जी उतना ज्यादा, और स्टेबिलिटी उतना ही कम। तो सेम ग्रुप यदि एक दूसरे से दूर है, कम रिपल्सन, कम एनर्जी, ज्यादा स्टेबल। लेकिन यदि सेम ग्रुप एक दूसरे का नजदीक है, तो नजदीक रहने से रिपल्सन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, और स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। तो उस आधार पर हम देखें तो ग्रुप सबसे ज्यादा दूर है इस एंटी फॉर्म में 180 डिग्री पे। तो ऑब्वियसली एंटी फॉर्म जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा। उसके बाद गॉच फॉर्म जो है उसके बाद ज्यादा स्टेबल, और गॉच के बाद फिर इक्लिप्स फॉर्म, क्योंकि यहाँ भी एंगल आइडेंटिकल ग्रुप के बीच 0 है, यहाँ 60 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो सबसे ज्यादा एंगल 180, मतलब सबसे ज्यादा दूर, तो सबसे कम रिपल्सन और सबसे ज्यादा स्टेबल। 180 के बाद इतना 60 वाला में आ गया, तो 60 में भी जो है थोड़ा थोड़ा दूर हुआ, इसमें भी रिपल्सन कम होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। और उसके बाद ये सब में एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में भी जो है इक्लिप्स फॉर्म इसके बाद आ जाएगा, और सबसे कम स्टेबल जो है फुल्ली इक्लिप्स्ड, ऐसा। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो यह स्टेबिलिटी ऑर्डर ही जो है इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि कोई भी कंपाउंड का जो कंफर्मेशन हो, मेनली इस टाइप के अल्केन का एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर गॉच फॉर्म, फिर इक्लिप्स्ड, और सबसे कम फुली इक्लिप्स्ड। किसी केस में क्या होता है कि गॉच फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से। गॉच फॉर्म जो है वह ज्यादा स्टेबल हो जाता है किससे, एंटी फॉर्म से। तो वह कंपाउंड का नेचर भी डिपेंड करता है, लेकिन जनरल ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी का वह यही है, एंटी, गॉच, इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स्ड। इसको ध्यान से जो है कंसीडर करना है। इस रोटेशन को आपने से कोई एग्जांपल लेकर के हम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। धन्यवाद।